तो आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 21 जो है कि UPPCS 2025 प्री के लिए है ना। तो मैं पहले आपको बता दूं कि हमने अभी सिलेबस के बारे में बात किया है ना। हमने प्रीएम्बल के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे यूनियन के बारे में है ना, फिर सिटीजनशिप के बारे में। तो पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। इंडियन फ्लैग के कलर और चक्र के वर्णन जो है मतलब एक्सप्लेन जो किया था डॉक्टर राधा कृष्णन द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया गया था। भगवा रंग जो केसरिया रंग आप देखते हैं वो त्याग या निस्वार्थ सेल्फलेसनेस की इमोशन का जो है प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को तैयार पिंगली वेंकैया ने किया था। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और जो हमारा भारतीय इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत आधारित है जो कि एक्सेप्ट किया गया था 22 मार्च 1957। अब इसका ऐसा नहीं है कि इसकी नीड नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ जो ये देखिए क्वेश्चन 2019 का है UPPCS का है ना। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही हैं? राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। अभी हमने देखा शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया था, नहीं 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। चैत्र का पहला दिन ये होता है। तो देखिए ठीक है, ये पॉइंट्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं संघ का क्षेत्र है ना। अच्छा, अब मेरा फोकस जैसे प्री पे है, ये 50 डे का चैलेंज जो है, तो ये फोकस रहेगा कि इसमें फैक्चुअल ज़्यादा हो और कॉन्सेप्ट बेस पे समझाने में ना टाइम बहुत लग जा रहा है और सारे टॉपिक्स कंप्लीट आई थिंक नहीं हो पाएंगे। और आपको फैक्चुअल की नीड है जिसका रिवीजन आप है ना कंटिन्यू कर सके। अगर 2 दिन पहले अगर आप ट्रैवलिंग के लिए निकल रहे हैं तो कंटिन्यू आप सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर सकते हैं। तो अब हम ये ट्राई करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स बाद में करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है ना, स्टेट एंड यूनियन। अब उसका एरिया कैसे हम न्यू स्टेट्स बना सकते हैं, कैसे किसी भी स्टेट से लैंड एरिया अलग करके न्यू स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, या किसी स्टेट को एक दूसरे स्टेट में कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने छत्तीसगढ़ का MP से अलग सुना, UP से उत्तराखंड अलग हुआ, ऐसा तो कौन से आर्टिकल से उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले जो हमारा, क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, 2 डोमिनियन बन गया था। फर्स्ट था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि जिसको डोमिनियन में शामिल होना है, जिसको अलग होना है। अब उस टाइम जो देशी रियासत थे मतलब प्रिंसली स्टेट्स, मतलब जहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स को बोलते हैं जहाँ पे राजा का शासन हो, जहाँ पे जो ब्रिटिश क्राउन थी उसका डायरेक्ट गवर्नेंस ना चलता हो है ना, वहाँ पे स्थानीय लोकल गवर्नमेंट चलता हो, जहाँ पे किंग होते थे है ना। तो इसलिए प्रिंसली स्टेट्स हो गया। तो 3 ऑप्शन उनको दिया गया, या तो आप इंडिया में शामिल हो जाए, या भारत में, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। देखिए ना, मैंने दोनों भारत ही बोल दिया, इतना भारत से प्यार है। या तो भारत में शामिल हो जाइए, या तो पाकिस्तान में, या तो फिर आप स्वतंत्र रहिए, फ्रीडम रहिए है ना। इसके बाद ब्रिटिशर्स चले गए। 552 प्रिंसली स्टेट जो थे वो टोटल थे, उसमें 449 इंडिया में शामिल हो गए, 3 बचे थे है ना। अब 552 में 549 तो इंडिया में मिल गए। जो हमारा ये 3 ऐसे थे जो कि रियासतें थी प्रिंसली स्टेट, जो कि ना शामिल इंडिया में नहीं होना चाहते थे। ये पाकिस्तान में होना चाहता था, ये भी पाकिस्तान में होना चाहता था, ये अलग होना चाहता था। ये पाकिस्तान में होना चाहता था, लेकिन यहाँ की जो जनता थी है ना, ये जाके पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। अब क्योंकि उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा, तुम्हें इंडिया में शामिल होना होगा। इसने कॉल कर दिया ब्रिटिशर्स को, देखिए जो आप रूल बना के गए हैं वो यहाँ फॉलो ही नहीं हो रहा है, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तब तक वहाँ से नेहरू जी को कॉल आया, नेहरू जी बोले कि पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कि ऐसा हो रहा है क्या। तो उन्होंने बोला अरे नहीं, और उन्होंने लेकिन जाने नहीं दिया कि अरे जो आज तेलंगाना बना है, अरे अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बीचों बीच फिर ये बांग्लादेश ये है ना, धीरे धीरे तो हमें थोड़ा टाइट होना पड़ेगा। तो हमारे वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसमें जो पुलिस
एक्शन हुआ, लेकिन ये पुलिस नहीं थे, ये आर्मी वाले थे, है ना, जो पुलिस बन के गए थे और इसको हैदराबाद में मिला दिया। अब यहाँ जूनागढ़ भी इसमें मिलना चाहता था, लेकिन यहाँ के जो यहाँ की पब्लिक थी वो हिंदू थी, जो पब्लिक थी वो हिंदू थी, और जो गवर्नमेंट जिसकी थी वो मुस्लिम था। तो ये भी शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं आप यहाँ शामिल होंगे। ये लोग नहीं मान रहे थे। यहाँ पे लोगों से पूछा गया आप कहाँ शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू जनता थी तो इन्होंने इंडिया में शामिल होने को बोला। तो यहाँ पे रेफरेंडम जनमत संग्रह कराया गया और इंडिया में शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर इसमें उल्टा हो गया, जो पब्लिक थी वो मुस्लिम थी और जो हमारे राजा थे वो हरी सिंह थे हिंदू, और मुस्लिम था जो पीएम था। लेकिन ये लोग भी नहीं मिलना चाहते थे। फिर यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी ने जब ये हेल्प मांगने आए नेहरू जी से, तो उन्होंने बोला ठीक है आप एक मर्ज पेपर साइन कर दीजिए, हम इसको इंडिया में विलय कर लेंगे। हो गया, ये तीन भी इंडिया में शामिल हो गए। अच्छा, ये सब कुछ फैक्ट है ना, नोट करते रहना है इसको। उसी टाइम अब जैसे कि सबको पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो लैंग्वेज की हो, कल्चर की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो, है ना, बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं। तो जो इंडिया का जो आफ्टर फ्रीडम जब स्टेट क्रिएशन होने लगा, तो पहले तो वो प्रिंसली स्टेट्स वाला प्रॉब्लम हुआ, वो सही हो गया। देन उसके बाद ना लोगों की डिमांड होने लगी। उस टाइम तमिलनाडु में ना हिंदी लैंग्वेज को लेके ना अपोज होने लगी, वो विरोध करने लगी कि हमें ये लैंग्वेज नहीं एक्सेप्ट है। तो उसके लिए जो उनके लीडर थे वो थे पोट्टी श्री, है ना, पोट्टी श्री रामुलु नेतृत्व, ठीक है। इस के कारण क्या था कि धर आयोग बनाए गए 1948 में, और इसने जो है ना एक लैंग्वेज, एक वन स्टेट वन लैंग्वेज को ना सही नहीं समझा इंडिया के अकॉर्डिंग। इंडिया के लिए ऐसा था कि अगर हम ऐसे धीरे धीरे स्टेट क्रिएशन करने लग जाएंगे तो हमारी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर छोटे छोटे एरिया में लैंग्वेजेस चेंज होते हैं, हर 10 कदम पे लैंग्वेजेस चेंज होते हैं, तो ऐसे तो स्टेट से स्टेट्स हो जाएंगे। और क्योंकि हमें डेवलपमेंट चाहिए, है ना, तो इस पे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को। बट उसी टाइम पे कोइंसिडेंसली ये मर गए, क्योंकि ये अनशन पे मतलब उस बैठे हुए थे, है ना, तो इस वजह से ये बनाना पड़ा। तो जो पहला लैंग्वेज, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हमारे भारत का पहला लैंग्वेज बेस्ड स्टेट कौन सा बना था, तो वो था हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। इसको नोट कर लेंगे कि हमारा आंध्र प्रदेश बना था पहले लैंग्वेज बेस्ड स्टेट, है ना। यहाँ पे जो है तमिल लैंग्वेज बेस पे ये बना था। फिर उसके, लेकिन अब क्योंकि एक स्टेट ने ऐसे डिमांड करी तो बाकी स्टेट्स भी करेंगे, तो उसके लिए भी जो एक्शंस हुए, वो जो कमेटीज़ आई। उसके बाद हमारा 1953 में पुनर्गठन आयोग आया, जिसमें फजल अली जो थे वो चेयरमैन बने। उन्होंने भी वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से इस चीज़ को बोल दिया गया कि अब से ऐसा नहीं बनेगा। अब कुछ वो स्टेट्स बता देते हैं जो स्टेट्स बने थे, है ना, फैक्ट है ये। 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात अलग होकर बन गए स्टेट्स। 1963 में असम से नागालैंड बना। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना। 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। 1987 अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड मिजोरम। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड, एंड 2014 में तेलंगाना। अब मैं आपको कुछ, जैसे कि इंडिया सोवरेन कंट्री है, वो हम अदर कंट्री से भी लैंड एरिया ले सकते हैं, है ना, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई भी फोर्सली नहीं है, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने जो भी यूटी सुने ना, तो उसमें कुछ बताती हूँ। पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली, गोवा, सिक्किम, ये हमने कैसे एक्सेप्ट किया है। विदेशी हैंड ओवर कैसे हुआ है, विदेशी लैंड एरिया कैसे हमने इंडिया में इंक्लूड किया है, वो इस आर्टिकल्स में आते हैं। ये हमने पुदुचेरी देखा होगा, जो यूटी है ना, 1954 में हमने फ्रांस से लिया था। दादरा एंड नगर हवेली 1954 में हमने पुर्तगीज़ से लिया था। गोवा को 1961 में पुर्तगीज़ से लिया था। और आर्टिकल 2 के अंदर में जो है स्टेट क्रिएशन होता है, मतलब नए राज्यों का निर्माण होता है। अब आर्टिकल 3 में बता देते हैं कि उसके लिए कौन कौन सी प्रोसीजर इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू फैक्ट। आर्टिकल 3 में है जो, वो आप मतलब नोट कर लीजिए, मैं बोल रही हूँ। जो हमारा स्टेट है वो दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है।
जैसे हमने यूपी से उत्तराखंड को अलग किया, एमपी से हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया। हम किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकते हैं, हम किसी भी स्टेट के एरिया को कम कर सकते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब उसकी जो बॉर्डर्स है उसे चेंज कर सकते हैं। हम किसी राज्य के नाम में चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने हैदराबाद को तेलंगाना कर दिया है ना। अभी आंध्र प्रदेश का भी हमने देखा था, अलग करके फिर हमने नाम चेंज कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं, ये आर्टिकल 3 में आता है। और आर्टिकल जो 4 है ना, उसमें यही कहा गया कि जो भी चेंज बेस पे हम ये स्टेट्स बनाते हैं, उनका एरिया प्लस करते हैं, माइनस करते हैं या नेम चेंज करते हैं, ये हमारा जो आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग नहीं है। इसके लिए हमारा नॉर्मल वोट, साधारण अमेंडमेंट करेंगे, उसमें ये आ जाएगा। ये आर्टिकल 368 में नहीं आता है ना, इस चीज़ को याद रखना है क्वेश्चन में आए तो जैसे कि अगर हम स्टेट क्रिएशन करते हैं तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्या अगर कभी फ्यूचर में अदर कंट्री को लैंड एरिया देना पड़े तो क्या वो स्टेट्स कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंडर में। क्या हमें किसी और कंट्री से अगर लैंड एरिया मिल रहा है तो क्या हम आर्टिकल 3 में के थ्रू ऐड करते हैं, तो नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि अगर हमें इसमें जब ये केस हुआ था तो बेरूबाड़ी जो इलाका है वेस्ट बंगाल में, वहाँ के थ्रू के केस के थ्रू ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संसद की जो शक्ति है, जो हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है, वो स्टेट के बॉर्डर को ख़त्म करने, समाप्त करने या बनाने की नहीं है, वो आर्टिकल 368 के अंडर में होगा, है ना। मतलब हम अपने इंडिया के अंदर अगर स्टेट क्रिएशन कर रहे हैं तो वो तो आर्टिकल 3 में आते हैं नॉर्मल वोट से, बट अगर हमें अदर कंट्री से करना है, विदेशी फॉरेन कंट्री से करना है, तो उसके लिए हमें आर्टिकल 368 के ही थ्रू अंडर में ये करना पड़ेगा क्रिएशन। ओके, तो यूनियन स्टेट बन गया हमारा। अब जैसे ही हमारा स्टेट बना तो अब वहाँ के लोग हैं तो उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो अब वो जो जनता वहाँ जिस स्टेट की है, जिस इंडिया के अंदर जो भी लोग हैं, अब वो हमारे क्या हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। अब वो नागरिकता उन्हें मिलती है। ये नागरिकता कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में बात की गई है, आर्टिकल 5 to 11। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जो हमें ये नागरिकता मिलती है या जो हमें सिटीजनशिप मिलती है किसी भी देश की। इंडिया में है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही मिलता है। संवैधानिक पद जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर एंड जस्टिस अगर बन सकते हैं तो वो सिर्फ इंडियन सिटीजन ही बन सकते हैं। इलेक्शन लड़ने का, इलेक्शन का राइट जो होता है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, और वोट देने का भी राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। अच्छा, वो जो सिटीजन होती है उस कंट्री के लिए वो अकाउंटेबल होती है, उसके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं। अब क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजन की बात की जाती है तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कि आर्टिकल 5 में जो कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा। मतलब कहीं भी इसमें जो है ना ऐसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा है कि प्रत्येक नागरिक भारत का नागरिक होगा, है ना। वो वहाँ का किसी भी राज्य का वो रेसिडेंशियल हो, रेसिडेंट हो, बट वो इंडिया का ही सिटीजन होगा, तो इसीलिए सिंगल सिटीजन की बात की जाती है। अमेरिका में क्या होता है, आप जिस स्टेट के हैं जहाँ पे आपका है वहाँ के भी आप सिटीजन होते हैं, और उस कंट्री यूएसए के भी, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप है ना यूएसए में। अब हमें सिटीजनशिप अगर लेनी है इंडिया की, आप कई बार सुनते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी या फिर अदर कंट्री के लोग इंडिया में की सिटीजनशिप ले रहे हैं, या जैसे आपने विराट कोहली वगैरह को सुना होगा कि ये अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले रहे हैं, तो इट मीन्स ये भी सब चेंज हो सकता है, सिटीजनशिप भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मैं बताती हूँ कि इंडिया में सिटीजनशिप आपको कैसे मिलती है। सिटीजनशिप हमें मिलती कैसे कैसे है, कैसे हमें आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हैं बाई बर्थ। जैसे हम वंशक्रम से हमारे जो जनरेशन चलती जा रही है ना, डेसेंट बाई बर्थ, बाई डेसेंट। पंजीकरण से अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसके लिए 14 ईयर मिनिमम हमें यहाँ पे रहना पड़ेगा। 14 ईयर मिनिमम है ना। एंड नेचुरलाइजेशन से
सॉरी रजिस्ट्रेशन से, और ये जो 14 ईयर का है ना, ये यहाँ पे है नेचुरलाइजेशन। आप नेचुरल तरीके से 14 ईयर यहाँ पे जब मिनिमम स्पेंड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। आप यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल कैसे करवा सकते हैं? शिक्षा से रिनंसिएशन, मतलब आप खुद से बोल सकते हैं कि हमें अब यहाँ की सिटीजनशिप नहीं चाहिए, हमने अदर कंट्री के लिए लिया है। स्वतः समापन, टर्मिनेशन, खुद भी ऐसा कुछ काम अगर हो गया तो अगर आपने किसी यहाँ पे आपने इन्फॉर्म नहीं किया, बट अगर आपने अदर कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है तो वो स्वतः समापन, टर्मिनेशन, खुद ही मतलब कैंसिल हो जाएगा। एंड वंचित किया जाना, अगर ऐसी कुछ गलती करी है जिससे, है ना, ट्रेटर अगर हम होते हैं, देशद्रोह होते हैं, तो फिर भी तब भी हमारी कंट्री जो है हमसे ये सिटीजनशिप छीन लेती है, कैंसिल कर देती है। आप ये करंट का क्वेश्चन देख पाएंगे कि भाई ये IAS प्री 2025 में आया था, सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है इसका, एंड ये फिर ठीक है। अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं। हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानने से पहले, कुछ राइट्स हैं जिसके बारे में आप सुनते होंगे तो कंफ्यूज होंगे ये कैसे राइट्स हैं। तो मैं आपको पहले बता दूँ राइट्स के टाइप कौन कौन से हैं। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, ये हमें नेचुरल मिला है, हमें नेचर ने दिया है ना। नेचुरल है जैसे हमारे खाना खाने का, सोने का, है ना, ये सारे हमारे नेचुरल हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स जो हम अपनी कंट्री में जो हमें राइट्स दिए गए हैं, जो उनके अकॉर्डिंग बेसिक है, हमारी नीड उसके अकॉर्डिंग, है ना। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जो था संपत्ति का, मतलब इकोनॉमिक, वो राइट्स हटा दिया गया था, उसको आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया था। सांविधिक अधिकार, स्टेटरी राइट्स, जैसे आप लीगल राइट्स हैं ये, जैसे आपने RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर राइट्स, है ना, ये सांविधिक अधिकार हो गए जिनको बनाया गया है। बिल ऑफ राइट्स USA को कहते हैं, एंड मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में बोलते हैं, ठीक है, ये नोट कर लेंगे। अब मैं एक डेफिनेशन, मतलब अगर हम फंडामेंटल राइट को बताएं तो जनरली इसका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थॉट था वो ऐसा एक्सेप्ट करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर किसी पर्सन के को राइट्स ना दिए जाएं तो उसमें जो व्यक्तित्व विकास है, उसका सर्वांगीण इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, उसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपने राइट टू एजुकेशन नहीं दिया तो उसकी सोचने समझने की क्षमता इतनी अच्छी नहीं होगी, वो अपनी पूरी लाइफ में डिसीज़न मेकिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर उसके बाद है कि अगर आप उन्हें, जैसे कहीं ना कहीं एक कंट्री के अंदर हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, बट अगर ये राइट में ना लिखा हो तो हमारे जो लॉज हैं, वो अगर हमें कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ों से इरिटेशन होगी। हमारा जो कंट्री के लिए जो एक एक लव होगा ना, वो हम इरिटेट होंगे कि ये कैसी कंट्री है जहाँ पे हम फ्रीली मूव भी नहीं कर सकते। तो ये राइट्स कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सर्वांगीण विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इसका टारगेट था, ठीक है, जो दिए गए। अब हम पूरा फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और किस आर्टिकल में कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, है ना। अब जैसे कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो टोटल 6 है ना। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, संवैधानिक उपचार। तो अब ये नोट कर लेंगे, ये एक थ्रू मैप है, एक क्विक रिवीजन है कि तुरंत देखेंगे और चीज़ें रिमाइंड हो पाएंगी, है ना। अब 1 बाई 1 कौन कौन से, जैसे अब आर्टिकल 14 to 18 देख रहे हैं, समता का अधिकार, है ना। 19 to 22, 23 to 24, 25 to 28, 29 to 30 एंड 32। तो अब ये भी 1 बाई 1 पता होना चाहिए। ये है हमारा समता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, जो कि है 14 to 18। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, है ना। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इस ये बताया गया है कि
कानून की दृष्टि में सभी समान हैं, है ना। यह ये कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश रूल था ना, उसके अकॉर्डिंग था, है ना। जो हमारे लॉज होंगे वो सबके लिए इक्वली होंगे, उसके लिए सभी इक्वल होंगे, है ना। हाई कोर्ट भी जो है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो 14 के अकॉर्डिंग उसके इम्पोर्टेंस को बताती रहेगी, ताकि लॉज जो है वो इक्वालिटी से ऊपर ना आए, लॉज सबके लिए इक्वल हों, है ना। 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव ऑन ग्राउंड्स ऑफ, जो भेदभाव को भी रोका जाएगा। किस बेस पे, अगर धर्म के आधार पे हो रहा है, कास्ट के आधार पे हो रहा है, जाति के आधार पे हो रहा है, एंड जेंडर के आधार पे हो रहा है, और प्लेस ऑफ बर्थ। जैसे आप किसी भी स्टेट में हो, इस समय आप देख रहे हो लैंग्वेज बेस पे, जैसे मराठी बोलिए, हिंदी नहीं बोलेंगे, गुजराती बोलिए, है ना। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, जो मदर टंग है उस बेस पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जबकि आर्टिकल 15 आपको मिला हुआ है कि आप कंट्री में कहीं भी रहेंगे, आप कंट्री के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, और इस बेस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट किसी एक पर्टिकुलर जेंडर या रिलीजन या कास्ट का सपोर्टर नहीं होगा, उसको इक्वली सबको एम्प्लॉयमेंट में इक्वली राइट्स हैं। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपने शुरू से ही देखा है, जब से हमारा हिस्ट्री रहा है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, तभी से छुआछूत कि यहाँ पे SC ST वाले अगर जाएंगे तो फिर जनरल वाले नहीं जाएंगे, या फिर इस मंदिर को नहीं छुएंगे, या फिर इस पानी को नहीं छुएंगे, है ना। तो इसको भी आर्टिकल 17 में ऐड किया गया है, ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके और इस चीज़ को रोका जा सके। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसको नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 19 to 22। अब क्योंकि आर्टिकल 19 में ही इतने सारे पार्ट्स हो चुके हैं, तो पहले हम उसको क्लियर करेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। बोलने का, वाक एवं अभिव्यक्ति, हिंदी में बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब बोलने का जो अधिकार हमें मिला हुआ है, ठीक है। उस बेस पे ये होगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये शांतिपूर्वक असेंबल सबमिट, मतलब कहीं पे भी अगर सबमिट हो रही है हम वो कर सकते हैं। 19 की ही बी में, पार्ट बी में, ठीक है। फिर सी में है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। संघ बनाने या संगम बनाने, टू फॉर्म एसोसिएशन, टू मूव आउट द टेरिटरी, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के टेरिटरी के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, घर बना सकते हैं। एंड प्रैक्टिस, अभी 7 सिस्टर्स जो हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे थोड़ा प्रोहिबिशन है, क्योंकि वो कल्चरल है, वो सिक्योरिटी बेस पे है, मतलब जो हमारी ट्राइबल लोग हैं उनके कल्चर को सेव करने के लिए है। अदरवाइज़ आप सेटल हो सकते हैं। प्रैक्टिस प्रोफेशंस, है ना, कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या फिर कोई एडवोकेट है तो उसका बेटा एडवोकेट ही बनेगा। आप अपने अकॉर्डिंग, पैशन के अकॉर्डिंग प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके आर्टिकल जी में आता है, और इस पर आप ये लीगल एक्शन आप ले सकते हैं लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई आपको फोर्स करता है तो। फिर नेक्स्ट है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। जो हमारा राइट टू फ्रीडम था, जो सेकंड था, सॉरी, है ना, 19 to 22 करना है। उसमें जो 20 आर्टिकल 20 है, अपराध के लिए दोष सिद्धि, मतलब जब तक आपका अपराध जो है आपका जो है वो साबित नहीं होता, है ना, जो भी आपने ऑफेंसेस किया है अगर वो प्रूफ नहीं होते हैं तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। सेकंड, किसी एक गलती के लिए एक ही बार आपको पनिश किया जा सकता है, दोबारा उसी ऑफेंस के लिए आपको पनिश नहीं किया जा सकता है ना। फिर आर्टिकल 21 है, जो हमारा आर्टिकल 21 है वो करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब हमारी जो बॉडी का भी संरक्षण किया जाएगा, हमारी प्राणों का भी संरक्षण किया जाएगा। अच्छा, आर्टिकल 21 में ना राइट टू डेथ, मतलब मरने का जो है अधिकार है वो नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और जो हम डिफरेंट जो
इंटर रिलीजन या इंटर कास्ट जो मैरिजेज होती है ना, वो आर्टिकल 21 में ही आती है कि इसमें प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, है ना। लॉ ये डिसाइड करता है कि प्रोटेक्शन जो है वो आपको मिलेगा। अमेंडमेंट करके ना, अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21 ऐड किया गया है, जिसमें है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार, जो कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी, मतलब फ्री, है ना, बिना पैसे के, और जो है निःशुल्क और अनिवार्य कंपलसरी शिक्षा जो है वो दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। राइट टू फ्रीडम में ही आर्टिकल 21 आता है, जैसे कि 19 to 22 है। तो आर्टिकल 22 है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब अगर अरेस्ट किया गया है तो अरेस्ट टू मजिस्ट्रेट तक जो डिस्टेंस है उसके उस टाइमिंग के अलावा 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को सामने पेश करना अनिवार्य है। आप 24 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। एक्सप्लॉयटेशन मतलब इसमें ज़बरदस्ती भी कोई भी कार्य नहीं करा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा। तो फर्स्ट है हमारा मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, मतलब आप किसी से फोर्स लेबर नहीं करा सकते हैं, है ना। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबर फोर्स। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, है ना। बच्चों को आप फैक्ट्रीज़ में नहीं लगा सकते हैं, 14 ईयर से कम के बच्चों को, 14 ईयर से कम के बच्चों को आप फैक्ट्रीज़ में काम के लिए नहीं लगा सकते हैं। ये मैं ना कुछ मेंस के क्वेश्चन दिखा रही हूँ, कैसे कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल 21 में ये इच्छा मृत्यु, जैसे जैन में संलेखना विधि होती है, उसमें इच्छा मृत्यु कहीं ना कहीं वो खाना पीना बंद कर देते हैं, वो सब प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 21 निजता, राइट टू प्राइवेसी, है ना, इसको बताना है कि कैसे ये सही है कैसे गलत है। ये कुछ मेंस के क्वेश्चंस हैं जो मेंस पेपर्स में आए हैं ना, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है।